हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा जो है उसका सॉल्व पेपर करने वाले हैं। इसके हम भाग 31 कर चुके थे, मतलब इसके पहले सॉल्व पेपर की 31 वीडियो आ चुकी हैं। आप उनको जाकर प्लेलिस्ट में आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स सॉल्व पेपर, एमपीपीएससी मेन सॉल्व पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। और फ्रेंड्स, इस प्रकार की फ़ाइल आपको सॉल्व पेपर की मिलेंगी। अगर आप हैंड रिटन सॉल्व पेपर अपने घर पे मंगाना चाहते हैं तो इस प्रकार की जो है 8 फाइलें आपको मिलेंगी। 8 फाइल आपको मिलेंगी और इनमें लगभग 1300 पेजेस रहेंगे। इसका कुरियर सहित चार्ज आपका 2000 रुपये है। 2000 में ये 8 फाइलें 1300 पेजेस के रूप में आपके घर तक पहुंचेंगी। इनमें इसी तरह लिखा गया है जिस तरह से परीक्षा का पैटर्न होता है कि 6 नंबर कैसे लिखना है, 5 नंबर, 15 नंबर कैसे लिखना है। चाहे नया सिलेबस हो चाहे पुराना सिलेबस हो, दोनों के लिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके अगर आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम ये 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन पर टिप्पणी लिखो। JNNURM पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। फ्रेंड्स, सॉल्व पेपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चाहे हमारा मेंस का एग्ज़ाम हो। इससे हमको समझ बैठती है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आने हैं। और अगर आप ये बोलें कि रिपीट तो होना ही है। अभी जैसे कि आपको ये राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन बोल रहे हैं, इस तरह का कोई भी योजना संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, जैसे कि आप कोई आर्थिक विषमता का टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारे अर्थशास्त्र में आर्थिक विषमता का टॉपिक है, क्षेत्रीय विषमता का टॉपिक है। तो क्षेत्रीय विषमता से पिछले 5 सालों में 5 से 6 क्वेश्चन आए होंगे। अब अगर कुछ थोड़ा बदल के भी आया होगा तो, लेकिन हमने वो 5-6 क्वेश्चन क्षेत्रीय विषमता वाले अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो हम ये जो आपका नया कोई क्वेश्चन बन के भी आएगा थोड़ा घुमा के, तो आप लिख दोगे क्योंकि आपने उस टॉपिक को अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर में पढ़ लिया है। तो प्रीवियस ईयर्स के जो सॉल्व पेपर हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनको रट लेना है। इसलिए मैंने पतली पतली आपको लिए फाइल बना दी हैं। 8 फाइलें सॉल्व पेपर की। आपको बस उनको एक बार बहुत अच्छे से रट लेना है ताकि आपको वो टॉपिक कवर हो जो टॉपिक पेपर में आना है। और चाहे हम नया सिलेबस देखें, पुराना जो नया सिलेबस है उसमें 5 से 10% ही चेंज हुआ है। लास्ट की कुछ यूनिट को जोड़े गए हैं, वो भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक जोड़े गए हैं, और वो टॉपिक भी कहीं ना कहीं पुराने सिलेबस में थे लेकिन वो अंदर थे। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडली बाहर करके लिख दिया है और ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो आप सॉल्व पेपर को प्रेफर जरूर कीजिएगा, भले ही आप नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, भले ही आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर नवीनीकरण मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो इसका आरंभ 2005 और 6 से 2011-12 तक 7 वर्षों के लिए हुआ था। जो JNNURM है, या अलग से भी आ सकता है, 2005-6 से 2011-12 तक 7 वर्ष के लिए इसका आरंभ हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारत के कुछ चुने शहरों में विकास को गति प्रदान करना। भारत के कुछ चुने हुए शहरों में विकास को गति प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना से यह अनुभव किया गया कि शहरी शासन के मूलभूत सिद्धांतों से तालमेल बिठाए बगैर इसे लागू किया गया। मतलब इस योजना में यह अनुभव किया गया कि जब हमने इसके शहरी शासन के मूलभूत सिद्धांतों से तालमेल करे, इसको लागू किया, तो इसमें जो सुधार हुए वो मामूली थे। मतलब जब हम यह अनुभव किया कि जब हमने इससे ये जो योजना को मूलभूत सिद्धांतों से हमने तालमेल नहीं उठाया, बाहरी रौनक को करते इसको लागू किया गया, तो इसकी जो सुधार हुए थे वो मामूली थे। फिर इसमें शामिल विषय क्या है? ये जो योजना है इसमें शामिल विषय है शहरीकरण आयाम, शहरी प्रबंधन, जल परिवहन, सूचना प्रणाली, व्यापक परियोजना। ये इसके पूरे के को क्या है, ये इसके इस योजना में शामिल विषय हैं। फिर हम लिखेंगे इस महत्वाकांक्षी योजना की समय समय पर समीक्षा कर विभागों व नियमों पर नज़र डालनी होगी तथा समयानुसार इसमें परिवर्तन करने होंगे। तो लास्ट में हमने निष्कर्ष लिखा। पहले हमने कबारा में उद्देश्य, पहले जब हमने सुधारे जो स्टार्टिंग का जो समय था उसमें हमने ये जो मूलभूत सिद्धांत थे, मूलभूत जो योजनाएं थी, उनको लागू नहीं किया गया जिसके कारण सुधार बहुत मामूली हुए। इसके बाद उन्होंने ये जो विषय लिए हैं जो इस योजना में हम कर सकते हैं, आगे उसमें क्या बढ़ोतरी कर सकते, क्या सुधार कर सकते, तो ये उनके विषय हैं। लास्ट में हमने इसका निष्कर्ष लिख दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि को संस्थागत साख उपलब्ध कराने में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका बताइए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, अगर हमें कृषि को संस्थागत साख प्रदान करना है, ऋण प्रदान करना है, तो उसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की क्या भूमिका रहेगी। तो सबसे पहले हम ग्रामीण बैंक का बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। अब ये कृषि को संस्थागत साख उपलब्ध कराते हैं, मतलब एक संस्था द्वारा उनको ऋण उपलब्ध हो रहा है, तो उसमें इनकी क्या भूमिका है। तो ये ग्रामीण जो बैंक है, इनका उद्देश्य क्या होता है कि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों को बेहतर बैंकिंग, वित्तीय व ऋण सुविधा प्रदान करना जहां पर इस तरह की सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। तो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना जहां पर इस तरह की सुविधा प्राप्त नहीं थी, इनका उद्देश्य था। इसका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य है ये ग्रामीण बचत को जुटाकर उत्पादन को बढ़ाना। जो ग्रामीण बचते हैं उनको जुटाकर उत्पादन को बढ़ाना इनका मुख्य लक्ष्य है। मतलब अगर ग्रामीण जो है बैंक में जाएंगे, उनके लिए क्षेत्रीय स्तर पर बैंक खुल जाएंगी, तो वो अपनी बचत को क्या है कि बढ़ा पाएंगे और अपने बचत से अपना उत्पादन को बढ़ा पाएंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में कार्यरत है। आरंभ में ग्रामीण बैंक कुछ लक्षित समूह को ही अपनी सेवाएं देती थी, लेकिन 22 मार्च 1997 के बाद ये लक्ष्य समूह बाहर के लोगों को भी ऋण देने, लक्ष्य समूह से हटकर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे सभी को ऋण देने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये हम पेपर 3 कर रहे हैं। इसके पहले हमारा पेपर 2 तक और पेपर 3 का फर्स्ट पार्ट पूरा हो चुका है। इसके बाद हम पेपर 4 पढ़ेंगे। तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की प्रमुख विशेषता क्या है। सबसे पहले हम किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में लिख लेते हैं कि इसका आरंभ कब हुआ था। 1998-99 के सत्र में इसका आरंभ हुआ था। कारण क्या था इसका कि बजट भाषण में संस्थागत ऋण के माध्यम से खेती के विभिन्न चरणों में किसानों को वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करना। बजट के भाषण में संस्थागत ऋण संस्थाओं के द्वारा जो ऋण दिया जाता है उसके माध्यम से खेती के विभिन्न चरणों में किसानों को वित्तीय आवश्यकताएं देना इसका मेन कारण था। अब इसका है उद्देश्य क्या था। तो किसानों को सस्ते दर पर बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता उपलब्ध कराना। किसानों को बहुत सस्ते दर पर बैंकिंग प्रणाली देना और उनको पर्याप्त समय पर ऋण सहायता उपलब्ध कराना इनका प्रमुख उद्देश्य है। कटाई के बाद के खर्चों के लिए भी ये सहायता प्रदान करती है किसान क्रेडिट योजना। इसकी विशेषता क्या है। किसान इसको केसीसी बोलते हैं। तो केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा। एक कार्ड, जो कार्ड का नाम दिया गया है किसान क्रेडिट कार्ड, तो कार्ड एक एटीएम डेबिट कार्ड की तरह रहेगा। ये विविध खाते के स्वरूप का होगा। 3 लाख की जो राशि उस पर प्रसंस्करण का कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। 3 लाख तक की राशि पर इस पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या है इसका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है, केसीसी की लिख ली। अब हम नेक्स्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारा मेंस का और प्री का पूरा पैकेज लेते हैं तो आपका कुरियर चार्ज बिल्कुल नहीं लगता है। कुरियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लगभग 20 किलो समथिंग वजन हो जाता है प्री प्लस सोल्ड प्लस आपका मेंस का। तो आप अगर मंगाना चाहते हैं तो पूरा पैकेज मंगा सकते हैं। अगर आप सोल्ड पेपर अलग से लेते हैं तो 2000 का है, लेकिन अगर आप हमारे कोर्स के साथ लेते हैं, मेंस के पैकेज के साथ लेते हैं तो ये आपको 1100 रुपये का पड़ता है। भारत में सहकारी आंदोलन को पुनर्जीवित करने हेतु उपाय को समझाओ। तो सहकारिता क्या होती है। परस्पर सहयोग से मिलजुल कर काम करना। सहकारिता मतलब एक दूसरे के सहयोग के साथ मिलजुल कर काम करना सहकारिता कहलाती है। स्वेच्छा से बना हुआ संगठन जिसका उद्देश्य आर्थिक या सामाजिक होता है। जो सहकारिता जो बैंक बने हैं वो क्या होते हैं, स्वेच्छा से बने हुए संगठन हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है, आर्थिक या सामाजिक होता है। तो सहकारी आंदोलन क्यों पुनर्जीवित हुए ये हम देखते हैं कि उपाय। जो इतना 6 नंबर में जितना पूछा उतना ही लिखना है, फालतू एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। सहकारी आंदोलन जिससे कि हम वित्तीय सांधों में वृद्धि की जाए, ऋण के अतिरिक्त अन्य पक्षों पर भी जोर दिया जाए, सहकारी समिति के सदस्यों में निष्ठावान ईमानदारी व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हो पाएगी, इससे ऋण के हम ज़्यादा दूसरे पक्ष पर जोर दे पाएंगे। सहकारी समिति के सदस्यों में निष्ठावान ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति हो पाएगी। व्यावसायिक सिद्धांत का सच्चाई से पालन किया जाए।
संपूर्ण भारत में सहकारिता आंदोलन के लिए एक कानून का निर्माण किया जाए। संपूर्ण भारत में जो इस प्रकार का सहकारिता आंदोलन है उसके लिए एक कानून बनाया जाए। निष्कर्षतः सहकारिता स्वयं की सहायता एक संगठन के माध्यम से प्राप्त करने से है। मतलब सहकारिता का मतलब क्या है? स्वयं की सहायता जो है आप एक संगठन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह सहकारिता आंदोलन को पुनर्जीवित करने के उपाय हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स, इस प्रकार के नोट्स आपको मेंस के मिलेंगे नोट्स, और ये इस प्रकार की मेंस की फाइल्स आपको मिलेंगी। ये 23 फाइल मिलेंगी, प्लस प्री की आपको 16 फाइल मिलेंगी। इस प्रकार की प्रीलिम्स की फाइल मिलेंगी। और सॉल्व्ड पेपर का मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर जो सॉल्व्ड पेपर है, तो सॉल्व्ड पेपर की उस प्रकार से फाइल मिलेंगी। तो आप ले सकते हैं। अगर आप हमारा पैकेज लेना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ये जो नंबर दिया गया और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से भी आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।